Today we are going to start with financial management. Yes, this is the second part of our business studies. Yes, तो आज हम लोग अपने सेकंड पार्ट पर पहुंच चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का सेकंड पार्ट कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. एक्चुअली फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है एक ऐसा मैनेजमेंट जो फाइनेंस से रिलेटेड होता होगा, जहाँ पर हम लोग फाइनेंस के बारे में बातें करते होंगे, जहाँ पर हम सोचते होंगे कि हम फाइनेंस कहाँ से लाएं और कहाँ पे खर्च करें. ये सारा का सारा पार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता होगा. हाँ, बिल्कुल सही सोचते हैं आप लोग. क्यों? क्योंकि ऐसा ही होता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट है प्रोक्योरमेंट, एक्विजिशन एंड स्पेंडिंग ऑफ फंड्स. बेसिकली हम एक ऐसा मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं जहाँ पर हम लोग सिर्फ ये बात करेंगे कि जब हमें पैसों की ज़रूरत होगी तो हम वो पैसा कहाँ से लेकर आएंगे, अपने फर्म के लिए पैसा कहाँ से अरेंज करेंगे और अपने फर्म में जो पैसा अरेंज किया है उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. दैट ऑल कम इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ये सब हम किस में पढ़ने वाले हैं? अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ने वाले. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? प्रोक्योरमेंट, एक्विजिशन, स्पेंडिंग. मतलब मेरी फर्म को जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उस फर्म को पैसे कहाँ से दिलाऊंगा, मैं कौन कौन सी ऐसी सोर्स होंगी जहाँ से पैसा लेकर आ सकता हूँ और कौन कौन सी ऐसी सोर्सेज होंगी जहाँ पर मैं बेधड़क बिना डरे अपना पैसा खर्च कर सकता हूँ. लेकिन ये सब किसके अंदर कहलाता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कहलाता है. तो अभी हम लोग एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कि क्या कहता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो देखिए, इट रेफर्स टू द प्रोक्योरमेंट एंड एक्विजिशन एंड स्पेंडिंग ऑफ मनी. प्रोक्योरमेंट, एक्विजिशन और स्पेंडिंग ऑफ मनी मतलब बेसिकली हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो बात करता है कि हम लोग पैसा जनरेट कहाँ से करेंगे. Like for example, in class 11th you are learning in chapter 7 the sources of business finance, right? In that you are learning what are the different sources you have to generate the funds. Like you have owners fund, you have borrowed funds. In owners fund you have equity shares, you have preference shares, you have global depository receipt, you have American depository receipt, you have Indian depository receipts, and lot of things you have again for the borrowed funds also. You are learning that borrowed funds are of different types, that called intercorporate deposit, call money, and we say that debentures, loan from the commercial bank, commercial institutions. So these all are the terms, things which we call it procurement. जहाँ से हम procure करेंगे, फंड्स को लेकर आएंगे, ये क्या कहलाता है? सोर्सेस कहलाता है. और हम उनको कहाँ पे खर्च करेंगे? खर्च करने के लिए क्या था? हमारे पास दो टाइप होते हैं. Either we are spending the entire fund to the purchasing of fixed assets, or we call it as fixed capital requirement, or we spend it in the working capital requirement. फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कौन से होते हैं? जो आप ऐसे रिक्वायरमेंट एज बिजनेस की ऐसी ज़रूरतें जो बिजनेस को एसेट खरीदने में काम में आती हैं, फिक्स एसेट्स खरीदने के काम में आती हैं. ऐसी एसेट जो लंबे समय तक एसेट कंपनी के साथ चलेंगी, फर्म के साथ चलेंगी, वो क्या है? फिक्स एसेट्स रिक्वायरमेंट, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट. एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है? एक ऐसा काम जो बिजनेस की रोजमर्रा की जिंदगी में काम में आता है, रोज के ऑपरेशंस में काम में आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कहते हैं. सो हेयर वी हैव व्हाट? अब हमारे पास क्या है कि हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग सिर्फ जनरली ये बात करें कि हम लोग फाइनेंस कहाँ से प्रोक्योर करेंगे और हम फाइनेंस कहाँ पे स्पेंड करेंगे. तो बेसिकली हम लोग सबसे पहला पढ़ते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? इट इज ओनली फॉर द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब अपने कंपनी में, अपने फर्म में पैसों को इंक्रीज करना, वेल्थ का इंक्रीज हो जाना, वेल्थ का बढ़ जाना, यही क्या कहलाता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, यू आर लर्निंग दैट इट रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर्स. एक ऐसा पर्टिकुलर पार्ट जहाँ पर हमारे शेयर होल्डर्स पैसा ज़्यादा हमारे यहाँ लगाने लगते हैं, हमारे शेयर्स खरीदने लगते हैं. इससे हमारे पास ज़्यादा पैसे आने लगता है और हम लोग क्या हो जाते हैं? वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाती है हमारी. तो
फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन और बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक फंडा है वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। कैसे भी करके पैसा बढ़ जाए, बिजनेस के पास जितना ज़्यादा पैसा होगा वो उतना ही ज़्यादा उसको स्पेंड कर सकती है, और जितना ज़्यादा स्पेंड करेगी उतना ही ज़्यादा वो जनरेट भी करेगी एज इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट अर्निंग। राइट, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल कि क्लियर हो गया होगा आपको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर, जो है हमारा रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता क्या है? तो सबसे पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। जो मैंने आपको बताया ना, वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल को देखता है, तो जो फिक्स कैपिटल है वो फिक्स एसेट्स के लिए रिलेटेड है। तो हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो चेक करता है हमारे पास कितनी फिक्स एसेट्स हैं, मतलब कितना फाइनेंशियल फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से हम ये जान पाएंगे कि हमें पैसा कितना लेना है या फिर कितना स्पेंड करना है। राइट, तो ये कहलाता है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। उसके बाद आता है डिटर्मिनेशन ऑफ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कौन सी होती हैं? जिनको मैंने आपको बताया, ऐसी एसेट जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाए। सो हियर करंट एसेट्स रिलेटेड टू वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। किससे रिलेटेड है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है। इसलिए यहाँ पे वो ये भी चेक करेगा कि रेगुलर बेसिस पर मुझे कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, मेरे बिजनेस को चलाने के लिए कितना पैसा रेगुलर बेसिस पर चाहिए, उसको मैं क्या बोलूँगा? डिटर्मिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मीन्स करंट एसेट्स। और थर्ड है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। मतलब मुझे शॉर्ट टर्म फाइनेंस चाहिए या लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए, छोटे समय के लिए पैसा चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंस की अवेलेबिलिटी। ये तीनों कौन बताता है? हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमको बताता है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली डिपेंड करता है 3 डिसीजंस पर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली डिपेंड करता है अपने 3 डिसीजंस पर। वो 3 डिसीजंस कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट हैं डिसीजंस, इसके लिए अलग से हमको मतलब एक अलग लेक्चर में पढ़ना पड़ेगा इसको पूरा, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 डिसीजंस कौन कौन से होते हैं। आज हम लोग सिर्फ उनके नाम जान लेते हैं कि कौन कौन से 3 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला डिसीजन होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सबसे पहला डिसीजन कौन सा है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सेकेंड है फाइनेंसिंग डिसीजन। व्हाट इज द सेकेंड वन? इट इज कॉल्ड फाइनेंसिंग डिसीजन। एंड द थर्ड इज डिविडेंड डिसीजन। अगर मैं आपको शॉर्ट में एक कहते हैं ना बिल्कुल निचोड़ कर अगर मैं आपको कुछ निकाल के दूं इसमें से, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब है कि मैं पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करूं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास इनकम जनरेट हो। ठीक है। सेकेंड, फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब वो पैसा कहाँ से आएगा और वो कहाँ पे खर्च करूंगा, ये सारी चीज़ें फाइनेंसिंग डिसीजन में आएंगी। और डिविडेंड डिसीजन का मतलब है जो भी मेरे को अर्निंग हुई उस अर्निंग को मैं अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। इट इज कॉल्ड डिविडेंड डिसीजन। तो बेसिकली अभी मैंने आपको शॉर्ट में बताया, लेकिन हमें इसको डीप स्टडी करना पड़ेगा अलग लेक्चर में, इसलिए बी श्योर कि आप अलग लेक्चर में भी प्रेजेंट रहेंगे। राइट, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या होता है, और संग में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस, या फिर हम उसे बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजंस। कौन कौन से फाइनेंशियल डिसीजन है? तो हमने पढ़ा कि फाइनेंसिंग डिसीजन हमारे पास ओनली 3 टाइप्स के हैं। 3 टाइप के फाइनेंशियल डिसीजन है। पहला है हमारे पास इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकेंड है फाइनेंसिंग डिसीजन, और थर्ड है डिविडेंड डिसीजन। क्योंकि ये तीनों कॉन्सेप्ट आप में बड़े हैं, इसलिए हम इसको इंडिविजुअली पढ़ेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। Financing decision. What is that financing decision? Before that, we are learning a lot of concepts with these concepts called the financing decisions. Right? Yes. Today we are going to learn a part of financial management called financing decision. Before that, we already learned what are the topics. The topics are the meaning of financial management, role of financial management, and objective of financial management. Yes. Today we are going to start with a very important topic of the entire board point of view that definitely coming into your exam. It is known as financing decisions. Yes. What are the financing decisions? We have 3 types of financing decision in financial management. In financial management, we have 3 types of financing decision. First is investment decision, second is financing decision,
एंड थर्ड इज डिविडेंड डिसीजन। अगर हम लोग शॉर्ट की बात करें, मतलब कुछ ऐसा बात करते हैं, इतना सारा पढ़ने से बेटर है कि पहले हम इसके बारे में छोटा छोटा जान लें कि इसका एक्चुअली मीनिंग होता क्या है, राइट। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, ये हमें कहता है कि हम अपना पैसा कहाँ पे लगाएंगे, हम अपना पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, वेयर वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट आवर मनी सो दैट वी आर गेटिंग बेटर रिटर्न फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट, राइट। सेकेंड वी हैव द फाइनेंसिंग डिसीजन, एंड द फाइनेंसिंग डिसीजन मीन्स दैट फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग आवर मनी, हमें पैसा कहाँ से मिलेगा, हम पैसे को कहाँ से लेकर आएंगे, दैट इज कॉल्ड फाइनेंसिंग डिसीजन। And the third is dividend decision, and this decision says what? This decision says where means after taking the money, after investing it, we earn something profit, so we are distributing the profits to those from where we get money, right? So how we distribute our profit? We learn in dividend decision. Where to invest? We learn in investment decision, and from where we take it we learn from financing decision. I hope कि basic part clear हो गया होगा. Let us start with a very deep study of each and every one. But first of all, we are going with the second part first, कि पहले पैसे लेकर आते हैं, फिर उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अपना फाइनेंसिंग डिसीजन. ये फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है? It refers to the determination as to how the total funds required by the business will be obtained from various long-term sources. Means आप लोगों ने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, राइट, वेयर इन दैट क्लास 11th द चैप्टर नेम इज सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस. इट इज कॉल्ड फाइनेंसिंग डिसीजन. वही फाइनेंसिंग डिसीजन है. मीन्स व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी आर ऑब्टेनिंग मनी, procurement, acquisition of money, that we call it as फाइनेंसिंग डिसीजन. हम कहाँ से पैसा लेकर आने वाले हैं उसके बारे में हम जो पढ़ते हैं वो कहलाता है फाइनेंसिंग डिसीजन. सो हेयर वी आर लर्निंग कि हम जो वेरियस जो ऑब्टेन करेंगे पैसे को, मैं शेयर होल्डर से लेकर आऊँ, मतलब इक्विटी शेयर इशू कर दूँ, वहाँ से लेकर आऊँ, प्रीफरेंस इशू कर दूँ, वहाँ से लेकर आऊँ, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट इशू कर दूँ, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट इशू कर दूँ, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट इशू कर दूँ, मतलब रिटेन्ड अर्निंग से लेकर आऊँ. मतलब मैं अपना पैसा कहाँ से ऑब्टेन करूँगा, उस डिसीजन को हम बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन. क्या बोलते हैं? फाइनेंसिंग डिसीजन. आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. अब हमारा ये फाइनेंशियल डिसीजन था, लेकिन एक बात सोचो कि सर मैं ये कैसे डिसाइड करूं कि यहाँ पे तो आपने नाम दिया है फाइनेंसिंग डिसीजन, मतलब यहाँ पे हमको फाइनल डिसीजन लेना है कि मैं पैसा किस वाली सोर्स से लेकर आऊँ. शेयर होल्डर से ले लूँ क्या? नहीं, प्रीफरेंस से ले लेता हूँ. प्रीफरेंस से ले लूँ कि इक्विटी से लूँ? नहीं, ऐसा करते हैं रिटेन अर्निंग से ले लेते हैं. कंफ्यूजन है कंफ्यूजन? आपके इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके सामने कुछ फैक्टर्स लेकर आया हूं, जिन फैक्टर्स को देखकर आप ये समझ जाओगे कि मुझे कौन सा डिसीजन लेना चाहिए. या मैं पैसा इक्विटी से ले लूं, या मैं पैसा प्रीफरेंस से ले लूं, या फिर रिटेन अर्निंग करूं, या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट करूं, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट करूं, या अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट करूं. लेट्स सी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मुझे बताएंगे कि मुझे पैसा कहाँ से इकट्ठा करना चाहिए. तो मेरा पहला फैक्टर है कॉस्ट. फर्स्ट फैक्टर इज कॉस्ट. मीन्स मैं जहां से पैसा इकट्ठा करने जा रहा हूं, जहां से मुझे पैसा मिलेगा, दैट द सोर्स फ्रॉम वेयर आई गेट मनी, इट शुड नॉट बी कॉस्टली, है ना. या तो मतलब ऐसा नहीं हो, जैसे अगर मैं बात करूं इक्विटी शेयर्स की बात करता हूं, तो इक्विटी शेयर्स में क्या होता है, जो पैसा मैं लेकर आऊँगा उसके लिए मुझे पहले प्रोस्पेक्टस इशू करनी पड़ेगी, सेबी के पास जाना पड़ेगा, फ्लोटेशन कॉस्ट जाएगी, अंडरराइटर कमीशन, बैंकर कमीशन, ब्रोकर कमीशन, इतना सारा खर्चा हो जाएगा कि उसके बाद जो पैसा मेरे पास आएगा वो मेरे लिए फ्रूटफुल होगा भी कि नहीं. इट शुड डिपेंड ऑन द सिचुएशन. बट अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा है, पहले से एक्स्ट्रा पैसा है जो मैं खर्च कर सकता हूँ, तो मुझे क्या कर लेना चाहिए? इक्विटी शेयर खरीद लेने चाहिए. अदरवाइज
बोरोड फंड से काम चला लेना चाहिए। किससे काम चलाना चाहिए? बोरोड फंड से। आई होप इट इज क्लियर। सेकेंड इज रिस्क। अगर मैं रिस्क लेना नहीं चाहता, रिस्क का मतलब क्या होता है? रिस्क का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने डिबेंचर से पैसा ले लिया, अब डिबेंचर्स को तो मेरे को ब्याज भी देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, तो हो सकता है शायद इन फ्यूचर में मेरा बिजनेस अच्छा ना चले, और नहीं चला तो मैं उनको इंटरेस्ट कहाँ से दूंगा? तो इसीलिए बेटर क्या है? इक्विटी शेयर ले लेता हूँ, है ना, क्योंकि इक्विटी शेयर पर डिविडेंड देना कंपलसरी तो नहीं है। अगर प्रॉफिट होगा तब बांटूंगा, नहीं होगा तो नहीं बांटूंगा, राइट। थर्ड है फ्लोटेशन कॉस्ट। अभी जो मैंने आपको बताया फ्लोटेशन कॉस्ट होता है ब्रोकर कमीशन, बैंकर कमीशन, अंडरराइटर कमीशन। शेयर्स को इशू करते वक्त जो पैसा खर्च होता है उसे हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसे हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर मेरे को फ्लोटेशन, मेरे पास पैसा अच्छा है तो मैं फ्लोटेशन कॉस्ट खर्च कर सकता हूं, तो मेरे को इक्विटी शेयर्स खरीद लेने, बेच देने चाहिए। लेकिन अगर मेरे पास फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है तो मेरे को क्या करना चाहिए? डिबेंचर्स इशू करने चाहिए, राइट, या फिर लोन लेना चाहिए, मतलब बोरोड फंड्स के पास जाना चाहिए, इक्विटी शेयर के पास नहीं, इक्विटी कैपिटल के पास नहीं जाना चाहिए, मतलब ओनर्स फंड के पास नहीं जाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन ऑफ अ कंपनी। अगर मेरी कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन बहुत अच्छी है, मतलब हर साल बहुत सारा पैसा आता है मेरे बिजनेस में, जो मैं सामान जो भी मैं बेचता हूँ उसके बाद जो सेलिंग करने के बाद और बहुत सारा पैसा मेरे पास अगर आता है तो मेरी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है। और अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो मैं अपने जहाँ से मैंने उधारी ले रखी है मैं उनको डिविडेंड टाइम पर दे पाऊँगा, और अगर मैं डिविडेंड टाइम पर दे पाऊँगा इसका मतलब क्या है? मुझे बोरोड फंड खरीद ले। फ्लो पोजीशन क्लियर है। उसके बाद है कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? कंट्रोल कंसिडरेशन का मतलब होता है लाइक कि फॉर एग्जांपल मैं अपने बिजनेस में किसको कितना राइट देना चाहता हूं। अगर मैंने पैसा इक्विटी शेयर से लिया है तो क्या होगा? मालिक बन जाएगा कौन? इक्विटी शेयर होल्डर। इसका मतलब कंट्रोल बट जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि नहीं, मुझे कंट्रोल किसी को नहीं देना, मुझे सिर्फ अपने पास कंट्रोल रखना है अपने बिजनेस का, तो मैं कहाँ से पैसा लेकर आऊँ? बोरोड फंड से लेकर आऊँ, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट का स्टेट कैसे चल रहा है? जैसे मैंने आपको बताया हमारे पास दो टाइप के फंड्स हैं, एक ओनर्स फंड, एक बोरोड फंड्स। अगर लोग इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते हैं किसी ऐसी जगह पर जहां पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो कैपिटल मार्केट की कंडीशन अगर ऐसी है कि जहां पे सारे लोग इन्वेस्टर्स तो हैं लेकिन सारे के सारे सेफ इन्वेस्टर्स हैं जो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, तो इसका मतलब मुझे बोरोड फंड्स इकट्ठे कलेक्ट करने चाहिए। और अगर मेरे यहाँ पे बिजनेस लोग शेयर मार्केट में लोग ऐसे हैं जो रिस्क लेना चाह रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? शेयर कैपिटल इशू कर सकता हूँ, मतलब कैपिटल ओनर्स कैपिटल को से पैसा इकट्ठा कर सकता हूँ। तो दीज आर 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स दैट वी लर्न दैट कि मैं जो पैसा इकट्ठा करूँगा, जिस भी सोर्स से पैसा इकट्ठा करूँगा, वो सोर्स से पैसा इकट्ठे करते वक्त मुझे ध्यान रखना है कि मेरे पास कुछ फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को सेटिस्फाई करते हुए ही मुझे आगे बढ़ना है। उसे हम क्या बोलते हैं? फाइनेंसिंग डिसीजन कहते हैं। अब चलते हैं आगे। आए कहाँ पे? यहाँ पे क्या कहता है? ये कहता है कि भाई देखो, पैसा तो मैंने लाके दे दिया, आपके पास पैसा आ गया। कहाँ से आया? फाइनेंसिंग डिसीजन से पैसा आया। लेकिन अब वो पैसा मुझे कहीं इन्वेस्ट करना है। जो पैसा मेरे पास आया उसको मैं कहीं ऐसी जगह पे लगा दूं जहां से जितना इंटरेस्ट मैं दे रहा हूं उससे ज़्यादा मैं अर्न कर सकूं। तो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मीन्स आपको आपका पैसा कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है जहां से फ्रूटफुल रिजल्ट आए। जैसे सपोज करो आपने 10% की ब्याज पर पैसा लिया है और आपको जो अर्निंग हो रही है आपके इन्वेस्टमेंट से वो 10% की हो रही है, तो फिर क्या होगा? बेकार है, कोई फायदा नहीं हुआ। इसका मतलब आपको कहीं ऐसे इन्वेस्ट करना है कि अगर आपने 10% पर ब्याज पे पैसा लिया है तो कम से कम 20% पे अर्निंग हो, सो दैट यू आर गिविंग बैक टू द अमाउंट। आप उनको अमाउंट को वापस कर सको और आपको भी प्रॉफिट हो, तभी तो मज़ा आएगा। तो दैट इज कॉल्ड कि इन्वेस्टमेंट करते वक्त हमें बहुत ध्यान देना है कि वो पैसा हमारा नहीं, लोगों का पैसा है जो हम कहीं लगा रहे हैं। तो बहुत ही ध्यान से हमें उनका पैसा इन्वेस्ट करना है, सो दैट
कि वी आर गेटिंग बेटर रेट ऑफ रिटर्न। तो कौन कौन सी चीजें हैं, क्या कहता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, आते हैं पढ़ते हैं इसके बारे में। It refers to deciding about how the funds are invested in the different assets so that they are able to earn the highest possible for the investors। मतलब हम अपने इन्वेस्टर्स का पैसा, जिन लोगों ने हमें दिया है उनका पैसा जो हम फाइनेंसिंग डिसीजन से लेकर आए हैं, वो पैसा हम ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे बेटर रिटर्न आए, जहाँ पे फ्रूटफुल रिटर्न आए, सो दैट कि वी आर सेटिस्फाइंग आवर इन्वेस्टर्स ऑल्सो। देखो एक बार अपने इन्वेस्टर को सेटिस्फाई कर दोगे तो बार बार आपके यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, है ना। तो दैट इज व्हाट, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था SBI, जब हमारे लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही थी, लॉकडाउन की सिचुएशन के टाइम पर भी SBI एक ऐसा पर्टिकुलर पार्ट था, SBI के शेयर ऐसे थे जिनका अमाउंट डिक्रीज नहीं हुआ था, जिन लोगों ने SBI के शेयर्स खरीदे थे उनको लॉस नहीं हुआ था। तो दैट द सेम थिंग इज व्हाट, कि हर एक बंदा जो इन्वेस्टर है वो यही चाहता है कि उसका पैसा कहीं ऐसे पे इन्वेस्ट हो जहाँ पर उसको हाई रेट ऑफ रिटर्न मिले, उससे लॉस ना हो। और ये जिम्मेदारी आपकी है कि आपने अगर लोगों से पैसा लिया हुआ है तो उनको नुकसान नहीं होना चाहिए, उनको सेटिस्फेक्शन कंप्लीट मिलना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी। लेकिन इन्वेस्टमेंट करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है, मीन्स व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लेट अस टॉक अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो हमारा सबसे पहला है कैश फ्लो पोजीशन और द कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। मीन्स जिस प्रोजेक्ट में आप पैसा लगा रहे हो उसका कैश फ्लो कैसा है। अगर मैंने सपोज करो उसका कैश फ्लो पहले दो तीन साल में अच्छा नहीं आएगा, 4-5 साल के बाद अच्छा आना शुरू करेगा, तो मुझे ओनर्स फंड खरीदने चाहिए, है ना। और अगर मेरा कैश फ्लो बहुत अच्छा है, पहले ही साल से पैसा आने लगेगा, तो मैं बोरोड फंड्स खरीद सकता हूँ। क्यों? क्योंकि बोरोड फंड में आपको रेगुलर ब्याज देनी पड़ेगी, मतलब इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इक्विटी शेयर में इट इज नॉट कंपल्सरी, है ना। सेकेंड, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि जिस भी जगह पर, जिस भी प्रोजेक्ट में आप पैसा लगा रहे हो वहाँ का रेट ऑफ रिटर्न क्या है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने जो पैसा लिया है वो 10% की ब्याज पे लिया है, लेकिन मुझे अर्निंग उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो वो फ़ायदा होगा, तभी तो मुझे उस जगह पे पैसा लगाना चाहिए, अदरवाइज मुझे पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया का मतलब क्या है कि मैं, जैसे देखो पहली बात तो सारा का सारा पैसा एक ही जगह पे नहीं लगाना चाहिए, अलग जैसे होता है ना। जनरली हमारे पास भी जब म्यूचुअल फंड्स में अगर हम कभी इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स में आप देखो वो बहुत सारे जगह पर पैसा लगाते हैं। और आप सुना होगा उसका जो एडवर्टीजमेंट आता है ना, म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना खतरों के अधीन है, इस तरीके से बोलता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो किसी एक जगह पे पैसा नहीं लगा रहे, आपका बहुत सारी जगहों पे अलग अलग पैसा लगाया जा रहा है, जिससे क्या होगा, एक को लॉस होता भी है तो दूसरे वाले तरीके से हम फ़ायदा उठा लेंगे और वो क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो यही है हमारा क्या, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, कि व्हाट इज द क्राइटेरिया बेस्ड ऑन यू, कि आपने जो पैसा लगाया है वो क्या एक ही जगह पे सारा लगा दिया या 2-3 प्रोजेक्ट्स में आप लगा रहे हो, क्योंकि एक प्रोजेक्ट डूब गया तो दो बचे हुए 2 प्रोजेक्ट हैं वहाँ से पैसा आ जाएगा। तो दैट शुड बी वेरी कंफर्टेबल टू यू, आपको इसका बहुत ध्यान रखना है, राइट। और पैसा कहाँ से आया था, वो आ गया, मैंने इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, अब यहाँ से जो पैसा आएगा उसको क्या करूँगा, बांटूंगा। तो हमारा थर्ड डिसीजन आता है डिविडेंड डिसीजन। व्हाट इज आवर थर्ड डिसीजन? कॉल्ड डिविडेंड डिसीजन। अब ये डिविडेंड डिसीजन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। सो it refers to how much part of earning should be distributed among shareholders by the way of dividend। डिविडेंड के वे में हम कितना % पैसा कहाँ पे लोगों को बांट दें, सो दैट कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो खुश हो जाएं, हैप्पी हो जाएं, है ना। कैसे हैप्पी होंगे? अगर मैंने किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है और वहाँ से मुझे अच्छा पैसा मिलेगा तो मैं अपने आप हैप्पी हो जाऊँगा ना। दैट द सेम थिंग कि हमें ये डिसाइड करना है कि जो डिविडेंड, जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे, जो शेयर होल्डर्स हैं हमारे, उनको हम टाइम टू टाइम उनका पैसा उन तक पहुंचाते रहें, जिससे वो हैप्पी रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे करें। सो हेयर इट रेफर्स टू हाउ मच पार्ट ऑफ अर्निंग शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स बाय द वे ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड के वे में कितना पैसा इन्वेस्ट होगा इसके बारे में बात करते हैं।
नेक्स्ट है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जब आप किसी को अपना प्रॉफिट बांटोगे उस समय पर भी आपको देखना है कि कितना प्रॉफिट बांटना है, ज़्यादा तो नहीं बांट रहे, कम तो नहीं बांट रहे, ये चीज़ों को भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको पैसा कितना बांटना है। पहला है अमाउंट ऑफ अर्निंग, कि आपको कितना पैसा अर्न हुआ है, जी कितना आप मतलब अगर आपको कितना पैसा 2 करोड़ रुपए अर्न हुए, 4 करोड़ रुपए अर्न हुए, आपके पास अर्निंग कितनी आई उस पर डिसाइड होगा कि कितना % प्रॉफिट बांटना है। सेकंड, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, आपको अपनी अर्निंग की स्टेबिलिटी भी देखनी है। क्या ऐसे तो नहीं फ्लक्चुएशन होता हो, आज 2 करोड़ है, कल 1 लाख आएगा, परसों 5 करोड़ आएगा, तो इससे क्या होगा, फ्लक्चुएशन आएगा। फ्लक्चुएशन आएगा तो क्या होगा, हर बार आप बराबर नहीं बांट पाओगे, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड की स्टेबिलिटी का बहुत ध्यान रखना है। अब डिविडेंड की स्टेबिलिटी क्या होती है, डिविडेंड की स्टेबिलिटी का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल मैंने इस बार अपने शेयर होल्डर्स को 5-5 लाख रुपए दे दिए, ठीक है, अब सब बहुत खुश हो गए, बहुत हैप्पी हो गए, लेकिन अगली बार मेरी अर्निंग कम हुई तो, और अगली बार अर्निंग कम हुई तो मैं अगली बार कम पैसा दूंगा, और कम पैसा दूंगा तो मेरे इन्वेस्टर्स नाराज हो जाएंगे, शेयर होल्डर्स नाराज हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसलिए कहते हैं क्या बना के रखो, स्टेबिलिटी बना के रखो। प्रॉफिट चाहे ज़्यादा हो चाहे प्रॉफिट कम हो, स्टेबिलिटी ऐसे बना के रखो कि ज़्यादा होगा तब भी इतना ही बांटना है, कम होगा तो भी इतना ही बांटना है, जिससे कि आप ज़्यादा वाले ईयर में बचा के रखो, कम वाले ईयर में जो बचाया हुआ था उसमें से निकाल के इनको दे दो, जिससे कि ये हमेशा हैप्पी रहेंगे, ये हमेशा खुश रहेंगे। इनकी भी सोर्सेज देखो कि कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, ये लोग कौन हैं, इनके जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने हमारे पैसा लगाया है कि टोटली हम पे डिपेंड है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें क्या करना है, अपने पैसों को लोगों तक बांटना है। इसे हम बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। नेक्स्ट है कैश फ्लो पोजीशन। फिर से वही वाली बात, कैश फ्लो पोजीशन का मतलब सेम है कि जहाँ पे मैंने अपना इन्वेस्टमेंट किया था वहाँ से कितना पैसा रिटर्न आ रहा है, और वो रिटर्न रेगुलर है या इर्रेगुलर है। रेगुलर है तो हम उसको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इर्रेगुलर है तो हमें हाथ बांध के डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, राइट। और लास्ट है टैक्सेशन पॉलिसी। एक बहुत खास बात मैं आपको बताऊं, खास बात ये है कि अगर सपोज करो मैंने कहीं पे इन्वेस्ट किया है किसी कंपनी में शेयर्स के रूप में, तो वहाँ से जो मुझे पैसा मिलने वाला है वो टैक्स फ्री है। क्या मैंने किसी जगह पे कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ था पैसों का, जहाँ शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, वहाँ से जो मुझे डिविडेंड मिला, वहाँ से जो मैंने डिविडेंड कमाया वो टैक्स फ्री है, लेकिन उस पर टैक्स देगी कंपनी। कौन देगा, कंपनी। जो पैसे बांट रहा है वही टैक्स देगा, मतलब कंपनी टैक्स देगी, राइट। तो कंपनी को देखना है अगर टैक्स का रेट ज़्यादा है तो कम डिविडेंड बांटे, टैक्स का रेट कम है तो ज़्यादा डिविडेंड बांट ले, राइट। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। ये सबसे 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो तीनों के तीनों एग्जाम में 100% आते ही आते हैं, और जो आपको आप एग्जाम पेपर में ज़रूर मिलेंगे, दैट डैम श्योर, राइट। तो इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लो। आज हमारा एक नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। यस, आफ्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, after discussing about the financing decisions, we have the next topic called financial planning. So what do you mean by financial planning? Actually हम financial planning से क्या समझते हैं? तो फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब होता है लाइक एक, अगर हम लोग नॉर्मल सा बात करें तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज दैट प्लानिंग इन विच वी आर डिस्कसिंग अबाउट फ्रॉम वेयर वी आर प्रोक्यूरिंग फंड्स, वेयर वी आर एक्सपेंडिंग इट। मींस फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है कि हम जो फंड्स हमारे पास आएंगे वो कहाँ से आएंगे, कहाँ से हम अरेंज करेंगे और उनको कहाँ पर स्पेंड करेंगे, कहाँ पर उसको इन्वेस्ट करेंगे, दैट वी कॉल इट एज लर्न इन फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फर्स्ट सबसे पहले हम इसका सबसे सिंपल सा इसका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेते हैं अबाउट दैट कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है। इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस which decides and plans the capital structure of the firm। ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जो एडवांस में डिसाइड करता है किसके बारे में, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। किसके कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में, फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। मींस व्हाट इज द कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ कॉम्बिनेशन, वी से दैट डेब्ट अपॉन इक्विटी, डेब्ट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन means your capital structure is prepared from which type of sources, like
if you have your debt, you have your equity. So मैक्सिमम प्रपोर्शन आपको कैपिटल का किससे मिलकर बना हुआ है, उसको हम लोग बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में. सो व्हाट इज दैट कैपिटल स्ट्रक्चर? इट मींस रिलेटिव proportion of different sources of long term finance. We say that debt or equity means, in a very simple language, we say that capital structure means अभी ये पता लगाना कि हमारी जो कैपिटल है वो किस तरीके से फॉर्म हुई. व्हाट इज दैट? मीन्स हमारी जो कैपिटल है उसमें किसका प्रपोर्शन कितना है. हमने जो कैपिटल फॉर्म करी है, क्या उसमें सारा का सारा डेब्ट यूज किया है, मतलब लोन से आया है, डिबेंचर से आया है, बॉन्ड से आया है, या फिर इट शुड बी फ्रॉम शेयर होल्डर्स. कहां है किसका पैसा लगा हुआ है? शेयर होल्डर्स. सो हियर वी हैव फॉर्मूला आल्सो, capital structure called debt upon equity. So we have the factors affecting capital structures also. So what are the different factors which affects the capital structure? First is cash flow position. What is the cash flow position? Means if your firm have good cash flow position, मतलब आपका जो cash flow बहुत अच्छा है, काफी पैसा आपके पास में रहता है every year. So the best suited for you is debt. Right? Means आप easily क्या दे पाओगे? इंटरेस्ट दे पाओगे. तो आप क्या कर सकते हो? अपना डेब्ट से पैसा बना सकते हो. लेकिन अगर आपने के पास आपका कैश फ्लो पोजीशन अच्छा नहीं है, एट दैट टाइम यू हैव टू गो टू, कहां जाना पड़ेगा आपको? इक्विटी. ओके, नाउ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने जो पैसा ऑब्टेन किया था, जो प्रोक्योर किया था, जो एक्वायर किया था, उस पैसे को आपने किधर लगाया? अगर आपने जो पैसा लगाया है, उससे रिटर्न बहुत अच्छा आ रहा है, राइट? तो इसका मतलब यू हैव दैट मच ऑफ पोटेंशियलिटी दैट यू आर एबल टू पे द एंटायर डेब्ट अमाउंट, मींस टू पे द इंटरेस्ट ओवर द डेब्ट. सो दैट इज बेस्ट. बट इफ योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट गुड, देन यू हैव टू गो विद इक्विटी. नाउ कॉस्ट ऑफ डेब्ट, मतलब लोन जब आप ले रहे हो, ये डिबेंचर्स इशू कर रहे हो, ये बॉन्ड इशू कर रहे हो, एट दैट टाइम उस पे कितना खर्चा आ रहा है. अगर वो एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स, तो बेस्ट है कि हम क्या करेंगे? इक्विटी से पैसा ले लेंगे, डिबेंचर्स के पास नहीं जाएंगे. बट अगर दैट कॉस्ट ऑफ डेब्ट हमारा सस्ता है एज कंपेयर टू शेयर होल्डर्स फंड, तो हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग डेब्ट से पैसा उठाएंगे, राइट? नेक्स्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बेसिकली क्या कहलाता है कि जो हमारी जितना भी हमने जो कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार किया था, उसमें कितना परसेंट हमारा डेब्ट है, और डेब्ट पे होने की वजह से हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा. तो क्या हम हमारी इनकम कितनी है कि हम उनका इंटरेस्ट पे कर पाएंगे? सो वी हैव इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो मैंने यहाँ पे रखा है. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट. लेकिन अगर इसका मैं एग्जाम्पल थ्रू पढ़ते हैं, ठीक है? तो देखिए एग्जाम्पल में मैंने लिया कि मेरे पास जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो है, सपोज इट इज 1 लाख, राइट? एंड माय इंटरेस्ट इज ₹10,000. मेरा इंटरेस्ट कितना है? 10,000 का. तो 40 से 40 कैंसिल, इट बिकम्स 10 टाइम्स. मींस 10 टाइम्स का मतलब क्या है? ये एक साउंड पोजीशन है. क्या है? एक साउंड पोजीशन है जहां पर आप डेब्ट क्या कर सकते हो? इशू कर सकते हो अपना डेब्ट कवरेज या इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को देखकर. उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी. कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब क्या? कि जो आप पैसा, जो आप शेयर होल्डर्स को, जो ओनर्स फंड आप लेने वाले हो, ये जो शेयर इशू करने वाले हो, उसमें जो फ्लोटेशन कॉस्ट लग रहा है, वो फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है? Is it less than the debentures or it is equal to debentures or it is more than debentures? अगर आपका जो डेब्ट से ज्यादा है तो आप डेब्ट इशू करोगे, लेकिन अगर आपका फ्लोटेशन कॉस्ट कम आ रहा है डेब्ट के कंपैरिजन में, तो बेस्ट है हम क्या करेंगे? इक्विटी शेयर्स लेंगे. नेक्स्ट है कंट्रोल. अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप चाहते हो कि कंट्रोल किसका होना चाहिए, अगर कंट्रोल सिर्फ आपका होना चाहिए, तो बेस्ट है कि हम क्या करेंगे? डेब्ट इशू कर देंगे, मींस डेब्ट से पैसा ले लेंगे. लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें कंट्रोल शेयर नहीं करना है, क्या कंट्रोल शेयर नहीं करना है,
आपको कंट्रोल रहना चाहिए तो डेप्ट करेंगे, लेकिन अगर आप शेयर करना चाहते हो एट दैट टाइम यू शो शेयर होल्डर्स फंड, तो आप क्या कर सकते हो, शेयर होल्डर्स फंड इशू कर सकते हो। लेकिन ये फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, मैं क्यों लेकर आया फाइनेंशियल प्लानिंग के बाद कैपिटल स्ट्रक्चर पहले फिर फाइनेंशियल प्लानिंग बाद में, क्योंकि इस फाइनेंशियल प्लानिंग की डेफिनेशन में हमने एक वर्ड यूज किया कैपिटल स्ट्रक्चर। तो बिफोर दैट यू नो अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर, उससे पहले आपको कैपिटल स्ट्रक्चर बारे में पता होना चाहिए था। दैट इज द ओनली रीजन वी टेक कैपिटल स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड देन वी आर गो टुवर्ड्स द फाइनेंशियल प्लानिंग। यस, सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सो द फर्स्ट इज इंश्योरिंग सफिशिएंट फंड। ये इंश्योर करता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सफिशिएंट फंड की अवेलेबिलिटी हो, मींस व्हेनेवर वी रिक्वायर्ड फंड दे इजीली प्रोवाइड अस। सो पहला काम तो फाइनेंशियल प्लानिंग का ये है। सेकंड, इंश्योरिंग लिक्विडिटी, मींस आपने जहां पे भी इन्वेस्ट किया होगा या जहां पर भी आपने अपना पैसा लगा रखा है वो इस फॉर्म में होना चाहिए कि तुरंत जब मैं इसे कैश में कन्वर्ट करना चाहूं तो तुरंत वो कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो लिक्विडिटी का इंश्योरेंस कौन देता है? फाइनेंशियल प्लान देता है। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फॉर एक्सपेंशन, व्हेनेवर वी रिक्वायर टू स्पेंड आवर फंड, व्हेनेवर वी रिक्वायर टू स्पेंड आवर फंड, at that time we required money, we required finance. So the financial planning should be like that कि whenever we an emergency or we in urgency we required an expansion or opening a new branch for that, it should be a adequate availability of funds on the proper time. This is also ensuring the financial planning. After that we are ensuring increased profitability. Financial planning हमारी profitability को भी increase करता है, ये ensure कराता है। How? कैसे कर सकते हैं? We say that कि we are taking the financing decision, investment decision. So in that financing decision we are talking about from where we are taking finance, but from where we are to spend, from where we are invest. The investment opportunity is so good so that the profitability should be increased. Whenever we require funds, it should be available to the firm. It should be available to at the time of the taking operations of that, right? So इसको हम क्या कहते हैं? इंश्योरिंग इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, जो क्या करता है? प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर करता है, राइट? एंड द नेक्स्ट इज बेटर फाइनेंशियल कंट्रोल। बेटर फाइनेंशियल कंट्रोल क्या है? सेम बात को दोबारा से बोल रहा है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए that whenever we require funds, it should be available to us. Whatever the investment you are doing, whatever the place you are investing the money, it should be like that कि whenever we require funds, it should be easily available to that work. It is known as better financial control. पूरा का पूरा कंट्रोल हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग का होना चाहिए हमारे फाइनेंस पर, so that whenever we require any machinery or any new equipment, we have to upgrade our technology, we have to train our employees. At that time, we require funds. And for that reason we also ensuring that at that time there should be a proper financial control so that we avoid inconveniences. I hope कि ये जो पूरा का पूरा पार्ट है वो बहुत सिंपल सा है और बहुत ही इजी सा है। I hope कि आपको समझ में आया होगा। If still not, then rewind once again.